इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट्स दो बार किसी भी तरीके से चाइना को ऑफेंड करने से बचते, इस चीज का कोई फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ ही सालों के बाद चाइना ने खुद ही इंडिया पर अटैक किया। प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हुए पुलिस एक्शन में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। इंडियन जुडिशरी से इंदिरा गांधी की बढ़ती इनसिक्योरिटी के पीछे 2 इंसिडेंट्स बताए। साल के अंदर ही इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस ने 60 लाख लोगों से ज्यादा को स्टेरिलाइज किया। इसमें 16 साल के छोटे बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल थे। जनरल पब्लिक के अंदर स्टेरिलाइजेशन का डर भर गया था, उन्हें जबरदस्ती स्टेरिलाइज किया जा रहा था। इंदिरा गांधी के इस स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को हिटलर के द्वारा चलाए गए स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम से भी ज्यादा खतरनाक और गंदा माना। इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिया की सबसे पहली और सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। अब तक टोटल हुए 18 लोकसभा इलेक्शंस में से 10 को कांग्रेस ने ही जीता है, जो कि कांग्रेस को इंडिया की लॉन्गेस्ट रूलिंग पार्टी भी बनाता है। अब ऑब्वियसली इतने साल में रूल करते हुए कांग्रेस से बहुत सारी छोटी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं और कुछ बहुत बड़े ब्लंडर्स भी, ऐसे ब्लंडर्स जिन्हें आज तक हमारा देश भुगत रहा है, ऐसे ब्लंडर्स जिन्हें ब्लैक चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इवन ऐसे ब्लंडर्स जिन्हें डिक्टेटरशिप से भी कंपेयर किया जाता है। और आज हम इन्हीं ब्लंडर्स के बारे में जानेंगे हमारी न्यू सीरीज इन्वेस्टिगेटिंग ट्रुथ में। यूनाइटेड नेशंस का सबसे पावरफुल डिवीजन माना जाता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी को। इसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 मेंबर्स परमानेंट होते हैं और बाकी बचे 10 मेंबर्स को हर 2 साल में इलेक्ट किया जाता है। और इन्हीं 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है द इनफेमस वीटो पावर। इसी वीटो पावर का यूज करके चाइना इंडिया के भले के लिए निकाले गए किसी भी स्टेप को आगे नहीं बढ़ने देता है। इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट सीट्स 2 बार ऑफर की गई थी, एक बार 1950 में यूएसए के द्वारा और एक बार 1959 में सोवियत यूनियन के द्वारा। दोनों ही बार जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों ही थे, और दोनों ही बार नेहरू जी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और दोनों के अलग अलग सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी रीजंस दिए। 1950 में चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन चुकी थी और ऑब्वियसली यूएसए ये नहीं चाहता था कि कोई कम्युनिस्ट नेशन यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। इसलिए यूएसए ने इंडिया को इनफॉर्मल ऑफर दिया कि इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए और चाइना को परमानेंट मेंबर से हटा दिया जाए। इस ऑफर को नेहरू जी ने रिजेक्ट करते हुए लिखा कि चाइना को रिप्लेस करके यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनना चाइना को एक सीधी चुनौती होगी। इसका सीधा मतलब होगा चाइना को ऑफेंड करना। इंडिया बहुत से रीजंस के कारण परमानेंट सीट डिजर्व तो करता है, बट हम चाइना के कॉस्ट पर यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बनेंगे। 1955 का सोवियत ऑफर इससे कहीं ज्यादा फॉर्मल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इंडिया को इनवाइट किया गया था एज द 6th मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ताकि काउंसिल को एक्सपैंड किया जा सके। लेकिन इस बार भी फिर से ऑफर को रिजेक्ट करते हुए नेहरू जी ने यह लिखा कि इंडिया अभी कुछ पोजीशंस को एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो पोजीशंस अपने साथ प्रॉब्लम्स ही लेकर आएंगी और हम परमानेंट मेंबर तब तक नहीं बनेंगे जब तक चाइना और दूसरे कंट्रीज की यूएनएससी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर दी जाती। दोनों ही बार के ऑफर्स के रिजेक्शन को देखते हुए हम ये क्लियरली समझ सकते हैं कि नेहरू जी किसी भी तरीके से चाइना को ऑफेंड करने से बचते थे। कहा जाता है कि नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कभी इंडिया का चाइना से कोई भी वॉर हो, इसलिए वो चाइना से हमेशा फ्रेंडशिप मेंटेन करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस चीज का कोई फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि कुछ ही सालों के बाद चाइना ने खुद ही इंडिया पर अटैक कर दिया। कहा यह भी जाता है कि इसलिए भी नेहरू जी ने दोनों ही ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सोवियत या अमेरिकन ऑफर किसी को भी एक्सेप्ट करने का मतलब यह होता कि इंडिया इनफॉर्मली उस साइड से कोल्ड वॉर को ज्वाइन कर रहा है।
जो कि अगेन बहुत फार फेच्ड चीज है इस चीज को डिफेंड करने की। और तो और 1955 में सितंबर लोकसभा में जब नेहरू जी से इन ऑफर्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि ऐसा कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल ऑफर आया ही नहीं है, जिसे हम क्लियरली गलत प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इससे ठीक एक महीने पहले यानी अगस्त 1955 में नेहरू जी ने अपने चीफ मिनिस्टर्स को लेटर में क्लियरली लिखा था कि देयर हैज बीन एन इनफॉर्मल ऑफर बट इंडिया हैज रिजेक्टेड इट। इसे हम देख सकते हैं द बुक कॉल्ड लेटर्स टू द चीफ मिनिस्टर्स बाय जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 4 में। इन सारी चीजों के पीछे पॉलिटिक्स चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक चीज तो तय है कि अब यही चाइना इसी वीटो पावर को इंडिया के नुकसान के लिए यूज करने के एक भी कसर नहीं छोड़ता। 26 जून 1975 को डिक्लेयर करी गई इमरजेंसी को इंडियन हिस्ट्री का ब्लैक चैप्टर माना जाता है। तब इंडिया की पीएम थी द आयरन लेडी इंदिरा गांधी। वो उनका दूसरा टर्म था एज प्राइम मिनिस्टर और तब उनकी पॉपुलैरिटी पीक पे थी। इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के पीछे दो रीजंस दिए जाते हैं। पहला रीजन ट्रिगर हुआ था देश में बढ़ रहे पॉलिटिकल अनरेस्ट से, और दूसरा रीजन ट्रिगर हुआ था इंदिरा गांधी जी की इंडियन जुडिशियरी को लेकर इनसिक्योरिटी से। बढ़ते पॉलिटिकल अनरेस्ट का रीजन ये माना जाता था कि इंदिरा गांधी अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पा रही थी। इंडिया में गरीबी, भूखमरी और करप्शन बढ़ते ही जा रहा था। बहुत सारे स्टेट्स में तब सूखा भी पड़ गया था। 1973 में गुजरात और 1974 में बिहार में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, और इन्हीं प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हुए पुलिस एक्शन में 3 स्टूडेंट्स की डेथ हो गई। इससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया। इंडिया में नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स और स्ट्राइक्स होने लगी। वहीं हम देखें तो इंडियन जुडिशियरी से इंदिरा गांधी की बढ़ती इनसिक्योरिटी के पीछे 2 इंसिडेंट्स बताए जाते हैं। 1971 में इंदिरा गांधी 12 प्राइवेट बैंक्स को नेशनलाइज करना चाहती थी। इस डिसीजन को उन बैंक्स ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और डिसीजन इंदिरा गांधी के अगेंस्ट आया। तो इस चीज को अचीव करने के लिए ऐसे नहीं तो वैसे इंदिरा गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने के ऑप्शन को चुना। अमेंडमेंट नंबर 24 और 25 को इंट्रोड्यूस करने के बाद इंदिरा गांधी जी ये इंश्योर करना चाहती थी कि उसके बाद किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नेशनलाइज करने का कंप्लीट डिसीजन पावर सिर्फ और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के पास आ जाएगा। पहले इस चीज में बहुत स्ट्रॉन्ग से जुडिशरी का हुआ करता था, लेकिन इंदिरा गांधी इसे चेंज करना चाहती थी। और ऑफ कोर्स क्योंकि ये पावर फिर पार्लियामेंट के पास आ जाती, तब इंदिरा गांधी जी की सरकार भारत में तमिलनाडु को छोड़कर हर एक स्टेट में थी। उन्हें पता था कि वो इस चीज को पार्लियामेंट से पास तो जरूर करवा लेंगी, लेकिन फिर इस अमेंडमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और फिर से फैसला इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट ही आया। दूसरे इंसिडेंट को फाइनल नेल इन द कॉफिन की तरह देखा जाता है। 1975 24 जून मतलब कि इमरजेंसी डिक्लेयर होने के 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। दरअसल इंदिरा गांधी पर इलेक्शन माल प्रैक्टिसेस का इलाहाबाद हाई कोर्ट और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को गिल्टी पाते हुए उनके अगेंस्ट फैसला सुनाया। उन्हें उनकी पीएम पोस्ट से तो नहीं हटाया गया, लेकिन उनका पार्लियामेंट में वोट देने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। वो लोकसभा में जा तो सकती थीं, लेकिन वोट नहीं दे सकती थीं। इसके ठीक 2 दिन बाद इंदिरा गांधी जी ने अपने प्रेसिडेंट से मिलकर इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सारे न्यूज़पेपर हाउसेस के इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई, प्रेस फ्रीडम को सस्पेंड कर दिया गया, 1 लाख से भी ज्यादा कॉमन मैन और 11,000 से भी ज्यादा अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। जिन्हें भी जेल हुई थी वो बेल के लिए अप्लाई तक नहीं कर सकते थे। फिर इंदिरा गांधी जी ने एक 5 स्टेप एजेंडा लॉन्च किया, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल था फैमिली प्लानिंग के अंदर आने वाला स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम।
एक साल के अंदर ही इंदिरा गांधी जी की कांग्रेस ने 60 लाख लोगों से ज्यादा को स्टेरिलाइज किया। इसमें 16 साल के छोटे बच्चों से लेकर 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल थे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एक टारगेट दिया जाता था कि उन्हें हफ्ते में और महीने में इतने इतने स्टेरिलाइजेशन करवाने ही हैं। जनरल पब्लिक के अंदर स्टेरिलाइजेशन का डर भर गया था, उन्हें जबरदस्ती स्टेरिलाइज किया जा रहा था। इंदिरा गांधी के इस स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को हिटलर के द्वारा चलाए गए स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम से भी ज्यादा खतरनाक और गंदा माना जाता है। प्रॉपर मेडिकल केयर न होने के चलते 2000 लोगों की इसी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम के दौरान डेथ हो गई थी। अपने डिक्टेटरशिप के पीक पर इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के 21 महीने बाद इमरजेंसी को सस्पेंड करते हुए ये ऐलान किया कि अब इंडिया में फ्रेश इलेक्शंस करवाए जाएंगे। दरअसल इंदिरा गांधी और उनके एडवाइजर्स का यह मानना था कि इमरजेंसी के बाद से इंदिरा गांधी जी और ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं और यदि इलेक्शन हुआ तो वही जीतेंगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल अपोजिट। कांग्रेस बुरी कदर इलेक्शंस हार गई और जनता दल के मोरारजी देसाई बनाए गए अगले प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये थे कांग्रेस के दो बहुत बड़े ब्लंडर्स। मैं इस वीडियो का एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं कांग्रेस के आगे के और दो ब्लंडर्स के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब।